ये दुनिया का 9th लार्जेस्ट रिवर है। यहाँ को बोल दिया कि असम की लड़कियों को उनके पास भेजने के लिए कि मैं झुकेगा नहीं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम टू द वीडियो। शायद वीडियो का टाइटल देख के थोड़ा अजीब लगा होगा, पर वीडियो के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। पहले आप लोग ये नज़ारा पहले देखिए। द मैस्मराइजिंग एंड द अल्टीमेट ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र, पहले थोड़ा बहुत ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर लेते। तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का शुरुआत होता है, जो कि अभी फ़िलहाल चाइना में है। तिब्बत में इसका नाम हो जाता है यारलिंगशांगपू, और फिर तिब्बत से होते हुए बह के अरुणाचल में आ जाता है। अरुणाचल में इसका नाम हो जाता है दिहांग, और असम में आते आते इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, और ये बांग्लादेश में जाके ख़त्म होता है, और बांग्लादेश में इसका नाम बन जाता है जमुना। और ये ब्रह्मपुत्र नदी वाइडनेस की अगर बात करें या फिर ब्रेथ की अगर बात करें, तो ये दुनिया का 9th लार्जेस्ट रिवर है। तो एवरेज जो इसका जो वाइडनेस है वो है 5.5 किलोमीटर। भाई कोई नदी 5.5 किलोमीटर वाइड है, वो भी एवरेज। कुछ जगह पे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैंने किसी वीडियो में देखा था लगभग 10 किलोमीटर तक हो जाता है। मतलब 10 किलोमीटर वाइड, आप लोग सोच के देखिए, तो बहुत बड़ा है नो डाउटली। तो ब्रह्मपुत्र नदी एक्चुअली ब्रह्मपुत्र यानी कि ब्रह्मा जी का पुत्र भी माना जाता है, जो कि नाम से ही पता चल जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी को दोनों साइड से कनेक्ट करते हैं। लाइक नदी के इस साइड में हो गया नॉर्थ गुवाहाटी, और आप देखिए इस साइड में हो गया साउथ गुवाहाटी। यहाँ पे बहुत से फेरी वगैरह भी चलते हैं, तो नॉर्थ गुवाहाटी और साउथ गुवाहाटी को कनेक्ट करते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी। और ये यहाँ से बहुत से शिप वगैरह भी जाते हैं, बिज़नेस यहाँ पे बहुत से चीज़ें, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह भी होता है। तो नो डाउटली ये बहुत बड़ा ट्रेजरी है असम का। हालांकि यहाँ पे बहुत गंदगी भी फैला के रखी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये आप लोग ये देखिए, यहाँ पे बहुत गंदगी भी फैला के रखी है। जितने दूर तक जाएंगे आप लोग देखेंगे बहुत गंदगी भी है यहाँ पे, तो इसको सुधारना पड़ेगा कम से कम। तो ये था ब्रह्मपुत्र नदी का स्टोरी, जहाँ तक मुझे पता है। तो अभी चलिए हम लोग हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो फाइनली मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। आप लोग मेरे पीछे देखिए, ये है द लेजेंडरी लचित बोरफुकन, द लेजेंडरी एंड द ब्रेवेस्ट सोल्जर ऑफ आवर कंट्री। इनके बारे में ही मैं आज बात करूँगा। तो सरायघाट के बैटल के बारे में तो आप में से बहुत ने सुने होंगे। तो हिस्ट्री ही असल में इतना लंबा है कि मुझे पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से ख़त्म करूँ, और मुझे खुद उतना ज़्यादा भी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं। पर जहाँ तक पता है, लचित बोरफुकन एंड सरायघाट के बैटल के बारे में, मैं इसके बारे में थोड़ा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा। तो चलिए हम लोग बहुत हिस्ट्री की तरफ नहीं जाते हैं, चलिए हम लोग 1661 से हिस्ट्री शुरू करते हैं, इससे पहले को छोड़ के। तो 1661 में जब मुग़ल का राजा औरंगज़ेब था, तो औरंगज़ेब ने उनके 2 सेनाओं को असम और बंगाल कैप्चर करने के लिए भेजा, और 61 में उन लोगों ने असम को कैप्चर भी कर लिया। तब अहोम किंगडम, तब असम नहीं एक्चुअली अहोम किंगडम हुआ करता था। तो अहोम किंगडम का जो तब राजा था, राजा जयवंत सिन्हा, उनको हार का सामना करना पड़ा, और इनको एक बहुत ही इंसल्टिंग सा एक ट्रीटी साइन करना पड़ा मुग़लों के साथ। तो उनको बहुत सी ज़मीन भी देना पड़ा, और साथ में इनके 6 साल का एक बेटी था, वो भी मुग़ल हराम में देना पड़ा। तो ये सदमा महाराजा जयवंत सिंह सह नहीं पाए, और इसके कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। फिर राजा जयवंत सिंह की मौत के बाद असम अहोम का राजा बनाया गया राजा चक्रवर्ती सिन्हा को। तो तब से शुरू होता है लचित बोरफुकन का स्टोरी। एक्चुअली बोरफुकन एक टाइटल है अहोम किंगडम का,
जो कि सेनाओं का कमांडर एंड चीफ को दिया जाता है। तो लचित बोरफुकान को अहोम किंगडम का कमांडर एंड चीफ बनाया गया, यानी कि बोरफुकान बनाया गया। तो महाराजा चक्रवर्ती सिन्हा जब महाराजा थे अहोम का, तब मुग़लों का अत्याचार कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। तब जो मुग़लों का फौजदार था फ़िरोज़ खान, वो कुछ ज़्यादा ही अत्याचार करने लगे थे अहोम के ऊपर। तो उन्होंने सीधे ही महाराजा चक्रवर्ती सिन्हा को बोल दिया कि असम की लड़कियों को उनके पास भेजने के लिए। तो आप लोग समझ सकते हो कि तब अहोमियों का हालत क्या हुआ होगा। किसी महाराजा को बोल रहा है कि आप अपने लड़कियों को भेजिए मेरे पास, तो आप समझ सकते हो तब उन लोगों का फीलिंग क्या हुआ होगा। और तब अहोम की लोगों में एक अलग सी आग लगने लगी। तो फिर धीरे धीरे ही इन लोगों के मन में भी युद्ध का एक वो फीलिंग आने लगा। हालांकि तब अहोम की जो सेनाएं थी उन लोगों में भी थोड़ा बटा हुआ था, थोड़ा ओपिनियन का थोड़ा डिफरेंसेस था। फिर जब लचित बोरफुकान जब सेना प्रधान बने, तब इन्होंने 4 साल सिर्फ अपने सेना को गठन करने में ही लगा दिया। इन्होंने वेपन्स को ठीक से बनाना शुरू किया और जो विवाद था अपने सेनाओं के बीच, इसको थोड़ा सिंक्रोनाइज़ करना शुरू किया। तो इन्होंने अपनी सेनाओं को थोड़ा ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया, अपने अंदर यूनिटी लाने की कोशिश की। फिर 1671 में सरायघाट में बैटल हुआ मुग़लों और अहोम के बीच, जहाँ पे अहोम को जीत मिली। हालांकि इससे पहले भी बहुत पिछले 8 साल से 1671 से पहले 8 साल से पहले ही अहोम और मुग़लों के बीच लड़ाई हो रहा था, जहाँ पे बार बार अहोमों को हार ही मिली। फिर फाइनली लचित बोरफुकान के नेतृत्व में 1671 में अहोम को जीत मिली। हालांकि तब लचित बोरफुकान का शरीर बहुत वीक हो गया था, कुछ बीमारी भी थे उनके। फिर भी उन्होंने बोला कि आखिरी दम तक वो ज़रूरत पड़े तो अकेला भी लड़ेगा। तो वही जुनून और वही हिम्मत और वही देशभक्ति के साथ इन्होंने सरायघाट के बैटल में मुग़लों को हरा दिया। जो सरायघाट का बैटल है वो पूरा ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर नाव के ऊपर लड़ा गया था। तो ये थी लचित बोरफुकान की स्टोरी, जो कि मुग़लों के हज़ारों सेनाओं के सामने ठान लिया था कि मैं झुकेगा नहीं। तो ये हिस्ट्री का मैटर है। शायद कहने में थोड़ा बहुत गलती भी हो सकता है। अगर गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, अगर और कहाँ गलती हुई कमेंट में बता दीजिए मुझे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।